हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ आपका क्लास 12th का न्यू सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मैं देखने का काम कर रहा हूँ कि बहुत बच्चे कंफ्यूज है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्लास 12th के लिए हम कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बच्चों के 11th क्लास के फाइनल एग्जाम में शायद उतने अच्छे नंबर नहीं आए, या फिर अगर नंबर आए हैं तो पासिंग कितने आए हैं, ठीक है। और अगर नंबर आ भी चुके हैं मान के चलो, तो उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वीक है। 11th क्लास शायद उनकी उतनी अच्छी नहीं गई जितना उन्होंने एक्सपेक्ट करा था। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी बात का डिस्कशन करेंगे कि अगर आपकी 11th वीक रह गई है तो आपको किन टॉपिक्स को पहले पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको 12th क्लास की प्रिपरेशन करने में कोई खास दिक्कत नहीं आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए देखिए सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करेंगे कि 11th क्लास आपकी उतनी अच्छी क्यों नहीं गई। आपने जो सपने थे वो तो काफी ऊंचे सजा रखे थे कि हम जेई की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, ठीक है। आप 11th क्लास में वैसा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए, एक बार उसके बारे में बात करते हैं। होता क्या है, जब आप 10th से 11th क्लास में आते हो, ठीक है, तो आपका सिलेबस एकदम से बढ़ जाता है। 10th क्लास में क्या होता था, एक साइंस की किताब चलती थी, उसी में मान के चलो कि आपके 5 चैप्टर फिजिक्स के हो गए, 5 चैप्टर केमिस्ट्री के हो गए, 5 चैप्टर बायोलॉजी के हो गए। एक ही बुक के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को डिवाइड कर दिया था। 11th क्लास में आके 2 बुक फिजिक्स की हो जाती है, ठीक है। पहली बुक फिजिक्स की हमारी मैकेनिक्स पर बेस है, और जो सेकंड बुक है हमारी, वहां पर साउंड के कुछ चैप्टर आ जाते हैं, ऑसिलेशन वेव टाइप के। और बाकी चैप्टर्स में हमारी प्रॉपर्टीज की बात की गई है, मैटर की, सॉलिड की, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड, केमिस्ट्री की भी एक्चुअली 2 बुक है हमारी, जहां पर हमारा सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री हमें पढ़नी पड़ती है, फिर इनऑर्गेनिक आती है, और उसके बाद हमारी फाइनल आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि जो सिलेबस है वो क्या है, 11th क्लास में आके एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेबस इतना ज्यादा कम था और यहाँ पर आके सिलेबस एकदम से इतना ज्यादा बढ़ गया, तो बच्चों को कवर करने में इशू तो होगा ही, सिंपल सी बात है, और पढ़ने में भी बहुत सारे इशू फेस करने पड़ेंगे। इस बात को एक एग्जांपल से समझो। आप मान के चलो खाने में 4 रोटी खाते हो, अब मैं आपको बोलूं कि परसों से आपको 12 रोटी खानी है, तो क्या होगा, आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। और अगर खा भी लोगे तो शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को देखो समय लगता है। अगर हमसे कोई बोले कि हम 4 घंटे पढ़ते हैं और कल से हमें पढ़ना है 15 घंटे, हमारी बॉडी एकदम से रिस्पॉन्स नहीं करती। तो दिस वाज द मेजर इशू कि जब आप 11th क्लास में आते हो तो आपको 2 महीने तो पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। फिर हाँ, धीरे धीरे करके जब आप नवंबर दिसंबर तक पहुंचते हो, तब आपको लगता है कि हाँ अब ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। और जब तक आपको 11th क्लास समझ में आती है तब तक तो खत्म ही हो जाती है, क्योंकि 11th क्लास में देखो ड्यूरेशन भी कम रहता है। 10th क्लास तो या 12th क्लास जो है उनका सेशन अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। निखिल, पिछले साल अगर मैं बात करूं तो जो 11th क्लास का सेशन था वो अगस्त से स्टार्ट हुआ था। अब अगस्त से फेब तक आप खुद देखो, आपके पास केवल 7 महीने हैं। 7 महीने में, ठीक है, 7 महीने में इतना ज्यादा सिलेबस कवर करना है तो देखो इशू तो होगा। 11th क्लास जो होती है वो थोड़ी टफेस्ट क्लास होती है, क्योंकि ड्यूरेशन काफी ज्यादा हमारे पास कम रहता है। देखो बच्चों, अब ये तो थी पुरानी बातें, ठीक है, ये आपकी पुरानी क्लास थी जो खैर निकल चुकी है। अब तो आपका 12th क्लास का न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। अब जो गलती हो गई उसे दोबारा सुधारना कैसे है, अब मैं आपको उसके बारे में गाइड करने वाला हूं। आपको देखो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, आपको सबसे पहले क्या स्ट्रेटेजी बनानी है कि किसी भी हालत में मुझे नवंबर तक, ठीक है, नवंबर तक मुझे किसी भी हालत में क्या करना है, सिलेबस को खत्म करना है। होता क्या है, 11th क्लास में आपने देखा होगा कि आपका जो सिलेबस है वो कब खत्म हुआ होगा, या तो फरवरी में खत्म हुआ होगा, या फिर मान के चलो फरवरी के बिल्कुल एंड तक खत्म हुआ होगा। उसमें कोई देखो नई बात नहीं है। ड्यूरेशन जब इतना कम है तो सिलेबस फिर आखिरी तक ही हो पाता है। कितना ही फास्टली चल लो तब भी मुश्किल से 10 से 15 दिन ही मिल पाते हैं आखिरी में रिवीजन के लिए। 12th क्लास में ऐसा नहीं है। अगर आप अप्रैल से ही कंटिन्यूटी में लगते हो तो आपका सिलेबस कब हो जाएगा, नवंबर में। उसके बाद आपके पास दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 महीने बच रहे हैं, और 3 महीने रिवीजन के लिए काफी होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग जो है अप्रैल से ही आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो अप्रैल से ही स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर डिले करोगे तो आगे बहुत ज्यादा इशू होगा आपको, ठीक है। एक कहावत है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल की जगह पेन दे दिया जाता है, ताकि हम ये समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मान के चलो कि शुरू के 2-3 महीने तुम लोगों ने बैठे बैठे निकाल दिए, आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाफ ईयरली के बाद, उसके बाद तो प्री बोर्ड आ जाते हैं, प्री बोर्ड 2 आ जाता है, फिर प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं,
उसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो इस बात का ध्यान रखो, सिलेबस आपको टाइम से कवर करना है और आखिरी के जो 3 महीने बचेंगे ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रैक्टिस। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि 11th क्लास अगर आपकी वीक रह गई है तो किन टॉपिक्स को आपको पहले पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको 12th क्लास में कोई इश्यू ना हो। देखिए, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में क्या है, 11th और 12th क्लास की फिजिक्स टोटली डिफरेंट है। कोई बहुत ज्यादा लिंक और कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में। वहां पर पहली बुक मैकेनिक्स थी और यहाँ पर जो पहली पूरी बुक है वो इस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या रहता है, मतलब पहली बुक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज के बारे में स्टडी किया है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी किया है। तो ये पहली जो पूरी बुक है 11th क्लास से पूरी डिफरेंट है। अगर आपको मान के चलो कि आपको फिजिक्स नहीं आती 11th क्लास की, तो 12th क्लास की फिजिक्स में आपको कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, एक टॉपिक का आपको ध्यान रखना है, आपको एक ही टॉपिक है जो अच्छे से करना पड़ेगा, वेक्टर। वेक्टर एक टॉपिक था मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में, इस टॉपिक को आपको ध्यान से रिवाइज कर लेना है। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 3 से 4 दिन अगर लगातार पढ़ लोगे आराम से कवर भी हो जाएगा। और क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वेक्टर की जो हेल्प है वो हमें न्यूमेरिकल में भी पड़ती है और बहुत सारी डेरिवेशन में भी इसका यूज होता है, कई बार हम कंपोनेंट को जब रिजॉल्व करते हैं। तो इस टॉपिक को जरूर रिवाइज कर लेना, बाकी टॉपिक अगर नहीं आते काम आराम से चल जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं कि आपको केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पहले पढ़ने चाहिए। केमिस्ट्री बच्चों 11th क्लास की 12th क्लास से बहुत ज्यादा हद तक लिंक है। देखिए, सबसे पहले तो मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अदरवाइज आपको काफी दिक्कत होगी। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड चैप्टर आपका था पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर था बेसिकली, और उसमें आपकी कुछ ऐसी टर्म थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी थी। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कुछ आपकी टर्म थी, इनके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अदरवाइज आपको यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर था, केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर था, उसको भी आपको अच्छे से आना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक जरूर कर लेना, क्योंकि ऑर्गेनिक में बात अगर करूं, इस साल जो अभी 2023 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें 26 नंबर की आई थी। अब ऐसा नहीं है कि आपको अगर 11th की ऑर्गेनिक नहीं आती, मान के चलिए कि आपको 11th की ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आती, तो ऐसा नहीं है कि आपके 26 नंबर पूरे चले जाएंगे। बट मैं इतना ही कहूंगा, अगर 11th की ऑर्गेनिक नहीं आती, ऑर्गेनिक को रटते ही रह जाओगे, और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन रटने वाले नहीं होते, समझने वाले होते हैं। तो ध्यान रखना, एक चैप्टर है आपका सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, वैसे 2 चैप्टर हैं बट ये चैप्टर जरूर रिवाइज कर लेना। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि पूरे टॉपिक रिवाइज करने, कौन कौन से करने मैं बता देता हूँ। आईयूपीएससी जरूर कर लेना, आइसोमर कर लेना, मैं लिख देता हूं यहां पर, आईयूपीएससी, आइसोमर। और आपके ऑर्गेनिक इफेक्ट थे लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, फिर वो भी 2 टाइप का होता था, कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल। इनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज यहां पर जब भी बात आएगी कि कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोएनाइन क्या होता है, आप यही सोचोगे कि ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं। तो पहले उस चैप्टर को जरूर रिवाइज कर लेना, चाहो तो ये सारे टॉपिक बाद में कर लेना, बट ये चैप्टर पहले करना, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक वाला, क्योंकि इनका तो थोड़ा बहुत ही यूज है बट इसका बहुत ज्यादा यूज है। वो 26 मार्क्स की जो ऑर्गेनिक आई थी इस साल, या फिर अगले साल भी मान के चलो इतने ही मार्क्स की आएगी, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है। तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल है, वो भी 11th क्लास के। तो देखिए, ये तो बात हो गई कि आपको कौन कौन से टॉपिक पहले पढ़ने चाहिए क्लास 12 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। अब बात करते हैं कि क्लास 12 के लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहूंगा, ओनली फॉलो एनसीईआरटी।
सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों मैं कहूंगा, आपको एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना है। मैं देखता हूं कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में रिफ्रेशर लेके बैठ जाते हैं कि मैं तो रिफ्रेशर से स्टडी करूंगा, वही जो 1500 पेज वाली होती है, और पता चलता है 1 महीने बाद वो आराम से रखी हुई है। इस बात का ध्यान रखना है, आपको केवल एनसीईआरटी बुक ही खरीदनी है। हाँ, अगर टाइम बच रहा है तो आप एक और बुक होती है जो एनसीईआरटी से थोड़े ऊपर लेवल की होती है, उसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो ले सकते हो, बिकॉज वो एनसीईआरटी के लेवल पे ही है और उसका लेवल काफी सही होता है। उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी ही के जो टॉपिक्स हैं वही उसी को पढ़ना है, कोई एडिशनल टॉपिक पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। सेकंड, मेक हैंड रिटन नोट्स। आपको जो भी नोट्स हैं खुद लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि मान के चलो कि आपने उसका प्रिंट निकलवा लिया, किसी दोस्त की कॉपी थी आपने उसकी कॉपी ली, वो प्रिंट निकलवा लिया, या फिर मान के चलो आपको कहीं पर पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिल गए। ऐसा नहीं करना है, जो भी नोट्स हैं खुद लिखना है। वरना मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कोई भी दूसरा जो नोट्स बनाता है वो अपने अकॉर्डिंग बनाता है, ठीक है। पेपर के टाइम जब फिर आप पढ़ने बैठोगे समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। तो जो भी नोट्स बनाओ खुद बनाना, क्योंकि देखो जब खुद लिखोगे तो उससे फिर कुछ ना कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि नोट्स खुद ही बनाना है। देखिए, तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको फॉर्मूले के लिए एक अलग से कॉपी बनानी है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? देखिए बच्चों, जब आप अपनी पहली बुक कंप्लीट कर लोगे अगस्त तक या सितंबर तक, तो आप देखने का काम करोगे इतने ज्यादा फॉर्मूले हैं, मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं आपकी पहली बुक फिजिक्स के अंदर। अब ऐसे में दिक्कत क्या आती है कि मान के चलो हम कोई फॉर्मूला भूल गए, या फिर टीचर कोई फॉर्मूला बता रहा है, हमें समझ में नहीं आता कि ये फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके सारे फॉर्मूले किसी एक छोटी सी कॉपी में लिखते चलो, जिससे कि कम से कम अगर भूल जाओ तो तुरंत खोल के देख तो लोगे। अगर पूरे चैप्टर की कॉपी खोलोगे ढूंढने में ही टाइम मिल जाएगा, पता चला मिल भी नहीं रहा है। उसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करनी है। अच्छा, किस तरह के न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करें? देखिए, आप एमसीक्यू क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब बोर्ड का जो लेवल है वो चेंज हो चुका है, बोर्ड ने अपना पूरा पैटर्न बदल दिया है, एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हर चैप्टर की एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करनी ही है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं, इसके अलावा आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। बड़े क्वेश्चन पे आपको कम ध्यान देना है, आपको शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, एमसीक्यू कर लिए, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कर लिए, उसके बाद अगर आपके पास फिर भी टाइम बच रहा है, वैसे तो इतना काफी है, फिर भी अगर टाइम बच रहा है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप अलग से बुक लो, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको वहीं पर पूरी मिल जाएगी। आपको केवल उसमें से क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है वो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड रहती है, क्वेश्चंस के लेवल को बस थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं कहूंगा काफी अच्छी बुक है। इसके अलावा आपको कोई और बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कुछ बच्चों को लग रहा होगा अरे ये क्या है सर, तो एमसीक्यू और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल ये तो कोई भी कर लेगा। कोई भी नहीं कर लेगा बच्चों, 3 या 4 महीने जब निकल जाएंगे तो यही करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। शुरू में लग रहा है, निकल जब सिलेबस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा प्रेशर बिल्ड हो जाता है, प्रेशर हमारा बनता जाता है, और जब प्रेशर बनेगा तो फिर काम करना कठिन हो जाता है। तो बच्चों, ये थी वो वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताने का काम किया कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है क्लास 12th के लिए। सबसे पहले जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं आप उनको क्लियर कर लीजिए, जो आपके 11th क्लास के वीक रह गए। कोई और टॉपिक्स वीक है तो अभी उसे छोड़ दीजिए, अभी आपको क्लास 12th पे ज्यादा फोकस करना है। लेकिन जो टॉपिक मैंने बताए उन पर जरूर ध्यान दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हो सके तो सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए, तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा केमिस्ट्री के लिए। बाकी मैंने क्लास 12th के लिए मैंने ये बताने का काम किया कि सबसे पहले आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए, शॉर्ट फॉर्मूले के लिए एक अलग से कॉपी बना लीजिए, और एमसीक्यू और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी इस वीडियो की मदद से समझ पाए कि कैसे पढ़ाई करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, बाय।